यस डॉक्टर। थोड़ी देर पहले यहाँ पंकज का फोन आया था। वो काफी डिप्रेस लग रहा था, बार बार सुसाइड करने की बात कर रहा था। मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुआ। मैंने उसे कुछ मेडिसिन खाने को कह दिया है। पंकज ने आपको किस नंबर से फोन किया था? एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। इस आदमी को देखा है? हाँ सर, इसे तो मैं जानता हूँ। हेलो डॉक्टर मधु। मैडम मैं पंकज, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। जी थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था सर। कुछ परेशान लग रहा था वो सर यहाँ पास की कॉलोनी में रहता है वो। थैंक यू। राउते, छोटू सर। So he's dead. शायद इसने आत्महत्या की है। इसे फांसी पे लटकाया गया है छोटू, ये सुसाइड नहीं है। इसके पैर के बीच में और स्टूल के बीच में डिस्टेंस देखो। ये खुद फांसी पे लटक के स्टूल को अपने पैर के नीचे से धक्का नहीं दे सकता था। दिस इज नॉट अ सुसाइड। श्री, उसके फोन रिकॉर्ड चेक करो। छोटू उतारो इसे। राइट सर। मना किया था ना मैंने, फिर फोटो खींच रहा है। होटल में मार खाने के बाद भी सुधरा नहीं तू। यार तू वहीं रुक, तू, मैं अभी आता हूं। वहीं रुक। तुझे मैंने मना किया था, मेरी बीवी की फोटो खींचता है। अरे क्या करूं यार, तेरी बीवी इतनी खूबसूरत जो है। कमीने, फोटो खींचेगा। रुचिका, रुचिका वहीं रुको। रुचिका आगे मत आओ। रुचिका रुचिका की मौत का जिम्मेदार पंकज ही है। ना वो ये सब करता और ना निरंजन रुचिका को अकेली छोड़कर वहां जाता। इसके अलावा हमारे पास और कोई वीडियो फुटेज भी नहीं है। इस फुटेज से यह साफ जाहिर होता है कि रुचिका की मौत एक हादसा है, लेकिन पंकज की मौत, उसका इन सब से क्या लेना देना? श्री, ये फुटेज एक बार फिर से चला। होटल में मार खाने के बाद भी सुधरा नहीं तू। यार तू वहीं रुक। तुझे मैंने मना किया था, मेरी बीवी की फोटो खींचता है। कमीने, फोटो खींचेगा। रुचिका, रुचिका वहीं रुको। रुचिका आगे मत आओ। पॉज करो श्री। राठौड़, ये कोई हादसा नहीं, एक सोचा समझा कत्ल है। तुम ये बात कैसे कह सकते हो राउते? श्री, पंकज की विंडो ग्रिल पे जो मकड़ी का जाला है उस पे जूम इन करो। फुटेज में देख के साफ पता चल रहा है कि जब रुचिका बालकनी से गिरी तो उस वक्त पंकज की बालकनी की विंडो ग्रिल पे जो मकड़ी का जाला था ऑलमोस्ट पूरा बन चुका था। लेकिन जब निरंजन अपनी बालकनी पे खड़ा होकर पंकज से लड़ रहा था तो उस मकड़ी ने वो जाला बस बुनना शुरू किया ही था। श्री, इस मकड़ी के बारे में पता करो। इस केस में हमारी चश्मदीद गवाह ये मकड़ी ही है।
मकड़ी मेरे चेहरे पे नहीं है श्री, पता करो। सर एक मकड़ी किसी के मर्डर की गवाही कैसे दे सकती है? ये कैसे पॉसिबल है? जिसका डर था वो ही हुआ। अर्जुन तो गया, अब यहां से छोटू, बकरियों की 8 टांगे होती है, वो अपने फन की तरह इस्तेमाल करती है और जहर छोड़ती है उससे। ये वेजिटेरियन स्पाइडर है। पता है श्री, मेरी आई कहती है कि जिसके ऊपर मकड़ी गिर जाए ना, उसके लिए नया कपड़ा बनता है। ये देख, रेड बैक स्पाइडर। अगर ये किसी पे गिर के उसे काट लेना तो उसके लिए नया कपड़ा तो डेफिनेट है बॉस। सच्ची? क्या बात कर रहा है? कफन करे। तो बालकनी में यही थी क्या? ना, बालकनी में ये थी आर्कनिड्स। इंटरेस्टिंग। पॉइंट टू बी नोटेड छोटू, ये आर्कनिड्स 40 से 45 मिनट में कुछ इस साइज की जाला बना लेती है। और मेरे काबिल दोस्त अर्जुन सर को मर्डर का विटनेस मिल गया। छोटू, हाँ, तू अपनी इस छोटू से दिमाग में ना ज्यादा जोर मत डाल। तू मेरा मसल मैन है ना, मेरा भीम। तू एक काम कर, उस मकड़ी को मार मार के ये पता लगवा कि उसने रुचिका और पंकज का खून किया। बाकी का केस अर्जुन सर सॉल्व कर लेंगे। ये बात तुम समझे या समझाओ? समझ गया समझ गया। आज क्या ढूंढ रही हो मेरे ऑफिस में? मकड़ी, एक ऐसी मकड़ी जो इस बात की गवाही दे सके कि इस केबिन में बैठा हुआ इंसान भी कभी मुस्कुराया था या नहीं। अब क्योंकि अगर कोई मकड़ी किसी मर्डर केस की गवाह बन सकती है तो इस कमरे की मकड़ी भी इतनी गवाही तो दे ही सकती है ना। सर, मिल गई। कर गया। आर्कनिड्स, ये मकड़ी 40 से 45 मिनट में उतनी ही जाला बूंदती है जितना हम लोगों ने वीडियो में देखा था। इसका मतलब शायद उस वीडियो फुटेज को प्लान करके शूट किया गया था, क्योंकि निरंजन को अपने घर से पंकज के घर तक पहुंचने में मैक्सिमम 10 मिनट लगने चाहिए, लेकिन उस दिन उसे 30 से 35 मिनट लगे, क्योंकि इतने ही वक्त में ये मकड़ी अपना इतना बड़ा जाल बुन सकती है। पर सवाल ये है कि इतने टाइम गैप में निरंजन आखिर कर क्या रहा था जो हमें उस वीडियो फुटेज में नहीं दिखा। ऐसा कौन है जो हमें उस 40-45 मिनट के बारे में कुछ बता सके? श्री, मीना को इंटेरोगेशन के लिए बुला। पिछले 4 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ साहब, और सुबह शाम दोनों टाइम आती हूँ काम करने के लिए। घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, यही मेरा काम है। फिर तो तुम इस घर के बारे में और इसके सदस्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हो। हमारी रुचिका मेम साहब कितने बजे सोती थी? दीदी तो अक्सर 11 बजे तक सो जाती थी साहब, और इसी वजह से हमारे साहब भी जल्दी घर आ जाते थे। क्या तुम्हारी रुचिका दीदी से मिलने अक्सर कोई आया करता था? नहीं साहब, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई उनसे मिलने आए।
और तुम्हारी दीदी और साहब बीच का रिश्ता कैसा था? साहब दोनों के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हमारे साहब तो दीदी का बहुत ही ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि साहब जब रात में बाहर जाते थे तो मुझे दीदी के साथ सोने के लिए कह के जाते थे। एक मिनट, तुम्हारे साहब तुम्हें साथ सोने के लिए कहकर क्यों जाते थे? क्योंकि साहब दीदी को रात में नींद में चलने की बीमारी थी। और कोई एक पर्टिकुलर टाइम था जिसपे तुम्हारी दीदी नींद में चला करती थी? साहब सुबह के 4 और 5 बजे के बीच में दीदी बाथरूम में जाया करती थी। क्या निरंजन इस आदत के बारे में जानता था? हाँ साहब। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के उस बेड की पोजीशन बदली। जिस दिन हम तहकीकात के लिए तुम्हारे उस घर पे आए थे उस दिन तुम वहीं थी। किसी ने उस बेड की पोजीशन बदली थी। तुम जानती हो किसने? साहब मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इस बारे में मैंने अपने साहब से पूछने की कोशिश की थी साहब, लेकिन मुझे उन्होंने मना कर दिया और घर भेज दिया। तुम जा सकते हो। रुचिका, रुचिका वहीं रुको। रुचिका आगे मत आओ। रुचिका प्लीज आगे मत आओ। यही सब हुआ था उस दिन? रुचिका बस यही हुआ था। आप लोगों से मैं सब बता चुका हूँ। रुचिका इस मकड़ी के जाले को देखो। इस फुटेज को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे निकलने के कुछ मिनट बाद ही रुचिका बालकनी में आई थी। हाँ, जब पंकज से मेरा झगड़ा हो रहा था उस वक्त वो बालकनी में आई थी। अब तुम्हें बताता हूं कि मैंने इस मकड़ी के जाले को ध्यान से देखने को क्यों कहा है। ये देखो, ये तब है जब तुम अपनी बालकनी में खड़े होकर पंकज पे चिल्ला रहे थे। और उसके कुछ ही मिनट बाद अब देखो, मकड़ी का जाला। इस मकड़ी को इतना जाल बुनने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं। वो इतनी जल्दी इतना बड़ा जाल बुन ही नहीं सकती थी। जो जाल तुमने बुना उसका सफाया इस मकड़ी ने कर दिया। समझे या समझाऊं? इस फुटेज में जो नहीं दिखा वो हम तुम्हें सुनाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि तुम्हारी बीवी रुचिका को नींद में चलने की बीमारी है और एक बार सोने के बाद वो नींद में उठ के बाथरूम जरूर जाती है। और तुम्हारे कमरे के नक्शे के हिसाब से बाथरूम तुम्हारे बेड के राइट पे है और बालकनी बेड के लेफ्ट पे। तुमने इसी बात का फायदा उठाया। इस रात जब रुचिका तुम्हारे साथ होटल से वापस आई तो वो नशे में थी, बेड पे लेटते ही सो गई। उसके बाद तुमने उसकी बेड की पोजीशन बदली कर दी। आराम से रुचिका, आराम से। इजी 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 इजी। उसके बाद तुम अपनी बालकनी में गए और पंकज से झगड़ा करने का नाटक किया। मुझे मना किया था ना मैंने, फिर फोटो खींच रहा है। और ये नाटक पंकज के कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। और इस नाटक के बाद तुम पंकज के घर गए और तुमने वहां जाके वो रिकॉर्डिंग रोक दी।
उसके बाद तुम दोनों उस वक्त का इंतजार करने लगे जब रुचिका उस बालकनी में आएगी। फिर रुचिका उठी और अपनी आदत के मुताबिक वो बाथरूम की तरफ चल दी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी बेड की पोजीशन बदली जा चुकी है और अब उसके राइट में बाथरूम नहीं बालकनी है। और फिर एज पर द प्लान रुचिका के उठते ही पंकज ने कैमरा ऑन कर दिया और प्लान के मुताबिक तुम दोनों आपस में लड़ने लगे। ये सारा नाटक तुमने इसलिए किया ताकि जब हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें तो वो फुटेज दिखा के तुम बच सको। लेकिन जब पंकज अपने घर से भागा तो वो अपने साथ वो फुटेज भी ले गया जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता था। हालांकि तुमने उससे कहा था कि वो फुटेज वहीं छोड़ देना, बट हमने पंकज के फोन रिकॉर्ड चेक किए और उसमें तुम दोनों के कन्वर्सेशन की डिटेल्स भी। और जब तुम्हें डर लगा कि ईटीएफ पंकज तक पहुंच जाएगी, तुमने उसे फांसी पर लटका दिया। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? पंकज तो हमसे डर के भाग रहा था ना। उसने मुझे धोखा दिया था। पंकज धोखेबाज था। आप लोग नहीं जानते, जब मैं उससे पहली बार मिला था क्लिनिक में, तब वो एक एक पैसे के लिए तरस रहा था। रुचिका की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। जब मैं बाहर वेट कर रहा था, मुझे वहां पंकज मिला था। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसों के डॉक्टर इलाज करेगी या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, किसके पास जाऊं? प्लीज प्लीज हेल्प मी। अब जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूं। अब जब चाहेंगे तब आपके लिए मैं फ्री में फोटोग्राफ्स खींचूंगा। आप जो काम कहेंगे वो करूंगा मैं। तभी मेरे दिमाग में रुचिका को मारने का ये प्लान आया और मैंने पंकज से बात की। उसके बाद उसकी नीयत में खोट आ गई। लालची बन गया था वो मुझसे पैसे डिमांड कर रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस के सामने मेरा राज खोल देगा। उसको मारने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। I had to kill him. मेरी बीवी की फोटो खींचता है। अरे क्या करूं यार, तेरी बीवी इतनी खूबसूरत जो है। कमीने। मुझे आप लोग फांसी दे दीजिए, लटका दीजिए मुझे, मार डालिए मुझे, क्योंकि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, उसका मरना ही सही था। आप लोग नहीं जानते शादी के बाद वो कितना बदल चुकी थी। इतने सारे बच्चों के खिलौने, ये सब निरंजन ने किया है। तो क्या तुम लोग अब बेबी प्लान कर रहे हो? नहीं यार, मैं तो इन सब झंझटों में अभी नहीं पड़ने वाली। निरंजन है ना, उसको ही कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। यार अच्छी खासी लाइफ चल रही है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये सब हेडेक में नहीं जाती सीरियसली। तो इसका मतलब मैंने तुम्हें सही एडवाइस दिया था, राइट? हाँ, दोनों बार मैंने चुपचाप जाके अबॉर्शन तो करवाया था। बस उसी रोज मैंने तय कर लिया था कि ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इतना ही गुस्सा था तो छोड़ देते उसे, डिवोर्स दे देते। किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं होता। उसने मेरे बच्चों को मार डाला, मेरे बच्चों को मार डाला उसने। उसे मैं जिंदा रहने कैसे देता, बोलिए? और शिखा? और वो शिखा, वही बराबर की जिम्मेदार थी। उसकी ही राय पर मेरी पत्नी ने अबॉर्शन करवाया था। मैं उसे इसमें बुरी तरह से फंसाना चाहता था। मैंने पंकज से कहा कि वो उसे बार बार फोन करे, और मैंने जानबूझ के शिखा का वो रिचार्ज कूपन पंकज के घर में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ईटीएफ से वो कूपन बच नहीं सकता है।
आप लोग समझ सकते हैं, मैं शिखा को सजा देना चाहता था। I wanted to punish her. क्या सही है या गलत? किसे सजा मिलनी चाहिए और किसे नहीं, इस चीज का फैसला अदालत करती है। देखिए मावे, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।